इसको वहीं लेके चलता हूं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमने जो किया है हम उन्हें सबको कंबाइन कर रहे हैं, जो एक ऑर्डर में आपके सामने रख रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप वाला ये लो, ठीक है। अब आप जरा देख लो, मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले देख लो, सबसे कम एमाइड की आती है, जो बेचारे कंजुगेशन की वजह से आती है, ये लो, कंजुगेशन की वजह से इसमें कम हो गई। बात को समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट लगना था, लेकिन एच बॉन्डिंग की वजह से इसमें कम हो गई, ये लो, समझ में आया आपको? 1710। कीटोन की 1715 है। एल्डिहाइड पे आप आ जाओ, 1725 है, यानी कि कीटोन से जनरली ज्यादा रहती है। एस्टर में इसका माइनस आई इफेक्ट लगता है, जिससे एस्टर की आपकी कीटोन से ज्यादा हो गई, ठीक है। एनहाइड्राइड में आपको 2 बैंड मिलते हैं, एक 1760 पे और एक 1820 पे, 60 का अंतर कर लो इनमें, ठीक है। ये एनहाइड्राइड को हमने समझ लिया, ज्यादा मिलती है। एसिड क्लोराइड में आपको ये जो माइनस आई इफेक्ट है सीएल का, उसकी वजह से सीओ स्ट्रेचिंग पीक आपकी क्या हो जाती है, 1800 पे चली जाती है। ये हमने क्या किया है, ये हमने सीओ स्ट्रेचिंग बैंड को देखा है, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन देखा है और हमने रीजन समझने की कोशिश करी है। कीटोन में और एल्डिहाइड में क्या अंतर है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होती है, माइनस आई की वजह से इंक्रीज होती है। यदि आपने ये ऑर्डर समझ लिया तो आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा वो आप देख सकते हो। क्या कि भाई एच बॉन्डिंग जो होती है, एच बॉन्डिंग आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सीओ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो डिक्रीज करती है, वैसे भी डिक्रीज ही करती है, ठीक है। आपने समझ लिया प्लस आई इफेक्ट है वो किस में लगा, ये तो आपके देखो लगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और ये प्लस आई इफेक्ट लगा आपका कीटोन में, तो कीटोन की प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, ठीक है। एस्टर में और आपने एसिड हैलाइड, ये लो एसिड आपका हैलाइड, इनसे आपने क्या समझा, इनसे आपने समझा कि माइनस आई इफेक्ट है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, समझ लिया। एमाइड में आपने क्या समझा, एमाइड में काफी कम आ गई, तो एमाइड में आपने समझ लिया क्या फैक्टर है, एमाइड में आपका कंजुगेशन फैक्टर है, और वो जो डबल बॉन्ड है सीओ डबल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट कर दिया सीधा ही, इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। यदि ये जो ऑर्डर आप समझ लेते हैं ऊपर वाला, आपको रटना कुछ नहीं है, देखो आपको समझ करके चलना है चीजों को, उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप का जो आज हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम सारा क्लियर होगा। आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना है, आपको ये समझना है कि एस्टर की ज्यादा क्यों हुई, आपको ये समझना है कि एल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा क्यों है, आपको ये समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, एस्टर में भी लग रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की 1710 पे क्यों आ पड़ी, क्या ऐसी बात हो गई, कौन सी आफत आ गई ऐसी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको ये समझना है कि एमाइड के साथ ऐसा क्या अन्याय हो गया जो इसकी 1700 से भी नीचे चली गई। याद रखिए 1700 के नीचे सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी केवल और केवल एमाइड की होती है, इसके अलावा किसी की नहीं होती, ठीक है। तो आप यदि फंक्शनल ग्रुप को समझ करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से आप एकदम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि फंक्शनल ग्रुप का जो है वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। कि फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं सारे के सारे, वो आपके किस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, किस तरह से नहीं होती है। इनको पहचानने में देखो एकदम साफ है, पहचानने में एकदम साफ है। एल्कोहल को आप कैसे पहचानोगे, OH फ्रीक्वेंसी से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH और CO दोनों आती है, इसलिए अंतर पता चल जाएगा, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन को कैसे पहचानोगे, कीटोन में आपकी OH एब्सेंट मिलेगी, केवल CO ही होगी, ओके यस। एस्टर को कैसे पहचानोगे, एस्टर की आपकी 1750 के आसपास होती है, थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, वो हमें इंडिकेट करती है एस्टर। और एस्टर के लिए क्या आइडिया है, एस्टर में आपको CO के साथ में आपकी CO स्ट्रेचिंग, CO डबल बॉन्ड के साथ में आपको CO सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग 1000 के आसपास वो भी आपको देखने को मिलती है। बात आपको समझ में आ गई। एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे, एल्डिहाइड को आप ये जो CH बॉन्ड होता है इसकी दो आपको मिलती है फर्मी रेजोनेंस की वजह से, यानी कि ये पीक तो आपको मिलती ही मिलती है, देखो ये तो सब में कॉमन है। इसके अलावा अंतर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एल्डिहाइड में CH की फर्मी रेजोनेंस की 2 पीक मिलती है, उससे आप एल्डिहाइड में अंतर करते हो। एल्कोहल और ईथर में कैसे अंतर करोगे, ईथर और एल्कोहल में CO स्ट्रेचिंग तो कॉमन होती है, CO सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, लेकिन साथियों ईथर में बेचारे में OH नहीं होती है, ठीक है। OH स्ट्रेचिंग फीस जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल आपकी किस में होती है, एल्कोहल में, ईथर में नहीं होती है। बात आपको समझ में आई। इसके अलावा और भी सारे हैं। एनहाइड्राइड को कैसे पहचानोगे, एनहाइड्राइड को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका हमें मिल गया है। इसमें 2 पीक आती है वाइब्रेशनल कपलिंग की वजह से, 1820 और 60 के अंतर से 1700
1760 पे 2 पीक आती है, एनहाइड्राइड को पहचान लेंगे। एसिड हैलाइड को कैसे पहचानोगे? एसिड हैलाइड में माइनस आई इफेक्ट थोड़ा तगड़ा लगता है, जिससे पीक चली जाती है 1800 के आसपास, पहचान लेंगे, ठीक है ना। और आप एल्केन एल्किन एल्काइन को भी पहचान सकते हो। एल्काइन में आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी 3300 के आसपास मिलता है, 3300 के आसपास, और कोई पीक नहीं है, आप आराम से पहचान लेंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बात आपको समझ में आई। एमीन को कैसे पहचानोगे? NH2 की 2 पीक मिलती है, कहां पर? 3300 और 3400 के आसपास 2 बैंड मिलते हैं, पहचान सकते हैं। एमाइड को कैसे पहचानोगे? एमाइड को भाई, एमाइड को जो आपका एमाइड है उसमें आपको NH स्ट्रेचिंग के साथ में, है ना, NH स्ट्रेचिंग के साथ में CO की भी पीक मिलेगी, तो आप एमाइड को पहचान लोगे। तो इस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप आप पहचान सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी पीक हमें मिलती है और उसकी रेंज क्या है। मैं आपको क्या भेजूंगा? कुछ ऑर्डर और भेजूंगा, और क्या भेजूंगा? एक टेबल भेजूंगा, वो तो मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा प्रिंट करने के लिए, है ना, ठीक है। आप उसको दीवार पे चिपका लें, IR की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसमें दी हुई हैं, आप उसको चिपका लें और एंजॉय करें, उसका प्रिंट ले लें, दीवार पे चिपकाएं, मजे करें, सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ये जो IR स्पेक्ट्रा है ये हम अच्छी तरह से ले रहे हैं, मोटा मोटा डिस्कशन खत्म हो गया है, प्रॉब्लम का बाकी रहा है बस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने वाले कारक और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के आधार पर फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं, ये मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, आपने भी सीखने की कोशिश करी होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। और तो मैं क्या ही कर सकता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।